हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं अपना चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के आगे के क्वेश्चंस की। 5 जुलाई तक मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके बाद साइको की वीडियो आपके पास आएगी। साइको की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन जो पिछले पेपर के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो पेडागोजी से हो या फिर वो साइकोलॉजी से हो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम लोग इसके बाद सीटेट के बाद DSSB की तैयारी करेंगे और सीटेट की भी तैयारी करेंगे। तो वे सभी बच्चे जो सीटेट में उत्तीर्ण होंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं हो पाएंगे उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी तो इस चैनल का नाम है संघर्ष फॉर नौकरी। हम और आप संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो इसका ईवीएस का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। शरीर में जल प्राप्ति के साधन हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पेयजल के रूप में, भोज्य पदार्थों में उपस्थित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो हमें पानी किस किस तरीके से मिलता है, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। पेयजल के द्वारा भी मिलता है, पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा भी, और जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा भी हमें पानी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जल की आवश्यकता निर्भर करती है रहन सहन पर, भोजन और स्वास्थ्य पर, व्यवसाय तथा जलवायु पर, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। सभी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो भोजन और स्वास्थ्य स्तर हो हमारा, चाहे व्यवसाय हो, सभी में हमें जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। यानी जो समुद्र के अंदर प्रदूषण हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है। समुद्रों के अंदर देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन नदियों का आता तो आपका आंसर नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन हो जाता, एरोसोल हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो गया औद्योगिक बहिस्राव। यानी जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है वो जाकर समुद्रों को और नदियों को गंदा करता है। अभी देख रहे हैं आप, गंगा जो है बिल्कुल साफ़ है लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो उद्योग वगैरह थे वो 1-2 महीने के लिए बंद हो गए थे और इसी कारण जो है गंगा जो है बिल्कुल साफ़ हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वथनांक यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। देखिए यहाँ सिंपल सा अंतर है, एवापोरेशन और ये आपका पूछ रहा है एवापोरेशन बॉइलिंग में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पर दोनों में सिंपल सा अंतर होता है तापमान का, टेम्परेचर का। अब मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी थोड़ा इसमें लगा के देखिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वथन में द्रव में वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तीसरा पॉइंट है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और क्वथन में द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा एक मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए कि वाष्पीकरण जो है वो एक निश्चित तापमान पर होता है, जबकि क्वथनांक जो है किसी भी मतलब तापमान अलग हो सकता है क्वथनांक का, लेकिन वाष्पीकरण एक ही तापमान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी को भाप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आसान सा है इसका आंसर वाष्पीकरण, क्योंकि आसवन अलग है, द्रवण अलग है, उन्नयन अलग है, तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। वर्षा के जल को जमा कर उसके बाद में प्रयोग किए जाने को क्या कहते हैं। हरित क्रांति फसलों के लिए थी, सफ़ेद क्रांति दूध के लिए थी, इनमें से कोई इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और गुलाबी क्रांति जो थी वो मांस के लिए थी, मीट के लिए थी। नीली क्रांति जो थी वो आपकी वो थी समुद्री जीवों के लिए, मछली वगैरह के लिए नीली क्रांति थी। तो ये क्रांति से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्जलीकरण की अवस्था कहलाती है, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल की कमी, निर्जलीकरण यानी जल की कमी, जिसमें डिहाइड्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जल की मात्रा कम होती है दांतों में, कोशिकाओं में, यकृत के उत्तकों में या मस्तिष्क के उत्तकों में। मैं आपको बता दूं किडनी के अंदर यानी यकृत के अंदर सबसे अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, और कोशिकाओं में जल आवश्यक होता है। दांतों में जल की मात्रा की आवश्यकता कम होती है, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है।
नमकीन पानीय घनत्व साधारण पानीय घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानीय घनत्व नमकीन पानीय घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो उसका आंसर होगा नमकीन पानीय घनत्व साधारण पानीय घनत्व से अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है सीटेट में और यूपी टेट के अंदर, दोनों ही पेपर के अंदर कई बार आता है कि नींबू जो है वो तैरता रहता है नमकीन पानी के अंदर और ये आधा दिखाई देता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है ये आपके एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका कि जो नमकीन पानी है उसका घनत्व अधिक होता है। ऐसे मृत सागर पर क्वेश्चन आता है, कहाँ पर मृत सागर? इजराइल के अंदर। तो मृत सागर पे क्वेश्चन आता है कि मृत सागर में लोग डूबते क्यों नहीं है? तो उसका आंसर भी है क्योंकि जो नमकीन पानी है उसका घनत्व जो है वो अधिक होता है इसलिए। जल के कार्य होते हैं ताप नियंत्रित करना, स्नेहक, पोषण तत्वों का हस्तांतरण करना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो जल है वो ताप भी नियंत्रित करता है, स्नेहक भी होता है और पोषक तत्वों का हस्तांतरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल होता है थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, ऑक्सीजन रहित और पूर्णतः उदासीन। इसको मैं आपको पीएच वैल्यू से बता देता हूँ। पीएच वैल्यू आपने पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर, पीएच जो मान होता है, और नहीं पढ़ी है तो देखो 5 जुलाई के पेपर तो आपको दे के आना है, बट उसके बाद मैं आपको साइंस के एसएसटी के जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिए कि सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे करा दूंगा, कहीं पैसे देने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। और फिर साथ में हम लगा देंगे उसमें क्वेश्चन बैंक उसके अंदर ही। 15 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ मैं और 15 साल से हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है। डोंट थिंक दैट कि वी आर न्यू। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से। शुद्ध जल होता है ये जल सर जो वो होता है आपका पूर्णतः उदासीन, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है और 7 से अधिक जो होता है वो बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है, और 7 से कम। तो जो शुद्ध जल है इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.2 के आसपास होता है, 7 होता है। तो इसलिए पूर्णतः क्या होता है, उदासीन होता है शुद्ध जल, जो पीने लायक पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण संभव है मृदा अपरदन पर नियंत्रण से, वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से, पानी की व्यर्थता को रोकने से। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी इसमें मृदा अपरदन पर नियंत्रण भी है, वृक्षारोपण पर भी नियंत्रण है, पानी की व्यर्थता को भी रोकना है। तो ये सब जल संरक्षण के प्रकार हैं। जल संरक्षण पे क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें डैश होकर बादल का रूप धारण कर लेती हैं, संकुचित, द्रवित, ठंडी या बड़ी। तो जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, बादल का रूप धारण कर लेती बड़ी होकर, और फिर बाद में द्रवित होकर वो धरती पर गिर जाती हैं। तो उसका आंसर होगा द्रवित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का मुख्य स्रोत है झील, सागर, महासागर और वर्षा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है वर्षा, क्योंकि जो पीने के पानी का मुख्य स्रोत है, पीने का जल जो हमें उपलब्ध होता है वर्षा से होता है। विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा आसान सा है, 22 मार्च। और इसके साथ एक चीज़ और याद कर लेना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून। ठीक है। लेबर डे अगर आ जाता है कि भाई मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 मई। तो डे पर पूरा करा देंगे, लेकिन अभी 3 दिन आप याद कर लीजिए। हमें जल की एक एक बूंद बचानी चाहिए, क्योंकि ये जीवन के लिए अति आवश्यक है, सस्ता है, महंगा है, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। तो सिंपल सा इसका तो आंसर कोई बच्चा लगा सकता है, छोटा 2nd क्लास का बच्चा लगा दे, जीवन के लिए बहुत जरूरी जल, इसलिए हमें उसकी एक एक बूंद बचानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, झील पे बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती है क्योंकि जल का घनत्व कम होता है, झील के जल का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का घनत्व अधिक होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लगाने की कोशिश कीजिए। वैसे बताया तो मैं आपको, इसका आंसर है बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ ऊपर तैरता रहता है और पानी नीचे रहता है, ताकि उसमें जीव आसानी से रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, महासागर एवं लैंड यानी ज़मीन के बीच जल का सर्कुलेशन कहलाता है जल चक्र। सिंपल से जल की बात करें जल चक्र होगा, कार्बन की बात करें कार्बन चक्र होगा, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन चक्र होगा। तो उसका आंसर आप बेसिक लगा दी जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास के बाहरी सतह पर जलकण दिखाई देते हैं, इसका कारण है द्रवीकरण, वाष्पीकरण, उन्नयन। तो इसका आंसर है द्रवीकरण। लेटेंट हीट बोलते हैं बच्चों उसको, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे बाद में आराम से, अभी तो आप तैयारी के अकॉर्डिंग अपना पेपर देके आइए। इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, 9th क्लास का 1st चैप्टर में डिस्कस किया इसके बारे में। नदी के पानी को छानने के बाद पीने योग्य पानी के लिए उसमें कौन सा रसायन मिलाना उचित होता है? यानी कि अगर कह दें इसको कि पानी को साफ करने के लिए
कौन से रसायन मिलाते हैं, तो उसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है इसका। जिस जल में साबुन डिटर्जेंट आसानी झाग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? देखो दो प्रकार के जल होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। तो इसका आंसर मृदु जल होगा, कठोर जल नहीं होगा। कठोर जल के अंदर जिसको D2O बोलते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका आंसर नहीं होगा। दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग है टाइफाइड, कॉलरा, पेचिस। याद रखना तीनों जरूरी है, तीनों हैं। टाइफाइड भी जल के कारण होता है, दूषित जल से होता है, कॉलरा भी, पेचिस भी। एक अवस्था दूसरी अवस्था है पानी के 12 बदलने और फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको जल चक्र कहते हैं। अभी पूरे पढ़ा था इसको, जल चक्र बड़ा आसान है। 6th में, 5th में, 4th में आपने जरूर उसको पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में, वरना 9th क्लास की बुक को उठा लो, NCERT की 14 चैप्टर पढ़ लो, उसमें आपका जल चक्र भी आ जाएगा, आपका कार्बन चक्र भी आ जाएगा, आपका नाइट्रोजन चक्र भी आ जाएगा। सब ये यहाँ पर जल से संबंधित सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। सबका रामबाण इलाज NCERT के अंदर है बच्चों। NCERT पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमेशा शॉर्टकट निकालते हैं कि हम किस तरीके से शॉर्टकट से चीज़ें। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, NCERT पढ़ो, 1st से 3rd से लेकर और 12th तक की आपकी जॉब लगना तय है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चाहे वो साइंस की पढ़ो, मैथ की पढ़ो, जॉब लगना आपकी तय है। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर उठा के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम ढूंढते शॉर्टकट। हमें बरसाती मेंढक की, जब बरसात होगी तभी हम लोग टर्राएंगे, यानी तभी बाहर निकलेंगे अपने अपने बिलों से, तभी हम तैयारी करनी शुरू करेंगे। 3 महीने पेपर के तैयारी करनी शुरू कर देनी है। 5 जुलाई को पेपर दे के आओगे, 6 जुलाई से या 5 जुलाई की शाम से तैयारी करना शुरू कर देना। मैं बता रहा हूँ आपको, आपका CTET भी क्लियर होगा, आपका DSSS भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की एक छोटी बूंद का निर्माण कई अणुओं से मिलकर होता है। इसमें अणु आपस में किस बल के कारण जुड़े रहते हैं? गुरुत्वीय बल, केशिकात्व, नाभिकीय, अंतर आणविक बल। तो उसका आंसर हो जाएगा अंतर आणविक बल, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसका आंसर होगा अंतर आणविक बल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक कर देना, बहुत पसंद आई तो शेयर कर देना। अगली वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे जल्दी ही। कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद साइकोलॉजी की वीडियो बना दी है, रख दी है, प्राइवेट कर दी है, बट इकट्ठी आपको सारी मिल जाएंगी। 5 जुलाई से पहले तैयारी करके जाओ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।